हेलो एवरीवन, आज की पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि सरदार पटेल के क्या व्यूज थे चाइना के ऊपर, किस तरह की सोच रखते थे चाइना की तरफ सरदार पटेल, और सरदार पटेल की सोच कितनी सत्य साबित हुई हिस्ट्री के अंदर, ये भी हम इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि चाइना का क्या नेचर था। ये हमको बेसिक नेचर चाइना का समझना पड़ेगा। तो चाइना की हिस्ट्री के अंदर अगर हम जाते हैं तो चाइना के अंदर 1912 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इसकी एक डायनेस्टी चलती थी, क्विंग डायनेस्टी। वो क्विंग डायनेस्टिक रूल खत्म होकर एक रिपब्लिक गवर्नमेंट बनती है, दैट इज नोन एज क्यूमिंगटांग गवर्नमेंट। क्यूमिंगटांग गवर्नमेंट थोड़े दिनों तक 1912 के बाद चलती है थोड़े, पर 1927 के अंदर एक पॉपुलर रिवोल्ट हो जाता है क्यूमिंगटांग गवर्नमेंट के खिलाफ। और इस पॉपुलर रिवोल्ट को जो लीड कर रही थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दैट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वाज हेडेड बाय नन अदर देन माओ जेडोंग। माओ जेडोंग की लीडरशिप के अंदर एक पॉपुलर रिवोल्ट होता है क्यूमिंगटांग गवर्नमेंट के खिलाफ। और इस रिवोल्ट का ये नतीजा होता है कि 1949 के अंदर यहाँ पर जो सिविल वार छिड़ा रहता है चाइना के अंदर वो खत्म होता है, और माओ जेडोंग विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द चाइना। चाइना के प्रेसिडेंट और चाइना के सबसे बड़े लीडर जो होते हैं वो माओ जेडोंग यहाँ पर बन जाते हैं। अब माओ जेडोंग अगर आप देखेंगे तो शक्ल से तो बहुत ही उदारवादी लीडर लग रहे हैं, पर ये जो थे बहुत ही एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी वाले लीडर थे। मतलब इनका जो मेन जो एम्बिशन था वो होता है एक्सपेंशनिज्म, कि एक्सपेंशनिज्म करें, चाइना के अंदर ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी चाइना के अंदर इंक्लूड करें। आते ही उन्होंने एक थ्योरी देते हैं, ये पाम एंड डिजिट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तिब्बत विल बी द राइट हैंड पाम ऑफ द चाइना, और चाइना की जो तिब्बत है वो राइट कलाई होगी और जो पाम होगी, और उसके अंदर उसकी 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियां कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल एंड लद्दाख, ऐसा इसके अंदर बोला जाता है माओ जेडोंग के द्वारा। और माओ जेडोंग बोलते हैं कि हमारे नेशन के अंदर से, हमारी ये तिब्बत की पाम के अंदर से 5 उंगलियां काट ली गई हैं और हम जल्दी से जल्दी इन उंगलियों को वापस से मिलाएंगे। तो मतलब एक एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी है, किसकी? एक्सपेंशनिस्ट सोच है माओ जेडोंग की, और जो वो चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और लद्दाख उनका पार्ट हो जाए। ये एक एक्सपेंशनिस्ट सोच का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ये है, देखिए कि मैंने जैसे आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर भी कि 1912 के अंदर डायनेस्टिक रूल खत्म होता है और क्यूमिंगटांग गवर्नमेंट बन जाती है। और जैसे डायनेस्टिक रूल खत्म होता है तो तिब्बत जो होता है, तिब्बत अपने आप को ऑटोनोमस बोलने की कोशिश करता है कि आई एम एन ऑटोनोमस। इसी चीज के रिजल्ट इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होती है कि 1914 के अंदर एक शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, और शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिसाइड होता है कि तिब्बत को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। पूरा तिब्बत जो होगा दैट विल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, पर फिर भी इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो होगा इनर तिब्बत और एक आउटर तिब्बत। आउटर तिब्बत के अंदर बहुत सारी ऑटोनॉमीज तिब्बत को दी गई थी, और चाइना भी इस चीज के ऊपर मान गया था कि ठीक है, आउटर तिब्बत के अंदर हम इनको बहुत सारी ऑटोनॉमी देंगे। बट 1949 के अंदर जब चाइना जो होता है वो स्ट्रांग बनता है, और माओ जेडोंग की लीडरशिप के अंदर तिब्बत के अंदर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो होती है वो एंटर करती है, और यहाँ से सारी की सारी इनकी जो चीजें होती हैं, जो ऑटोनॉमी होती है वो छीन ली जाती है। और यहाँ पर एक रिवोल्ट देखने को मिलता है तिब्बतियन पीपुल के द्वारा, और दलाई लामा भी इस रिवोल्ट को करते हैं। फिर लेटर ऑन 1959 के अंदर दलाई लामा यहाँ से स्किप करके इंडिया के धर्मशाला के अंदर रिफ्यूजी ले लेते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि चाइना एक्सपेंशन कर रहा था, और एक्सपेंशन के अंदर तिब्बत के अंदर चाइना ने बहुत सारी अपनी मिलिट्री फोर्सेस के थ्रू ऑट्रोसिटीज करनी स्टार्ट कर दी थी, जिससे कि इसकी ऑटोनॉमी वापस से छीन ली जाए, आउटर तिब्बत की ऑटोनॉमी छीन ली जाए। इसी बात से बिल्कुल आगाह हो गए थे कौन? हमारे सरदार पटेल। और सरदार पटेल ने कहा था कि जो ये तिब्बत के अंदर कर रहा है, तो इससे इसकी टेंडेंसी पता चलती है कि बहुत ही एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, और एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी से ये आगे बढ़ रहे हैं। और एक्सपेंशनिज्म के अंदर हो सकता है कि ये भारत के अंदर भी, भारत के एरियाज के ऊपर भी एक्सपेंशन करने की सोच रखे। एक बहुत ही, अगर हम कहें कि सही प्रिडिक्शन कर रहे थे उस वक्त सरदार पटेल। देखिए आगे चलकर सरदार पटेल एक चिट्ठी भी लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू को, जिसके अंदर साफ साफ उन्होंने अपनी एप्रीहेंशंस बताई थी कि चाइना जो है उसके खिलाफ हमको सतर्क रहना चाहिए। देखिए किस तरह से बात करते हैं, वर्ड टू वर्ड हम इसके अंदर देखते हैं। 7 नवंबर 1950 को चिट्ठी लिखी गई है, और इसके बारे में सरदार पटेल ये बोलते हैं, देखिए कि हमारे यहाँ पर नई सिचुएशंस हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि अब जो तिब्बत जो था, ठीक है, तिब्बत के अंदर जो ऑटोनॉमी थी वो वापस से छीन ली गई है चाइना के द्वारा, और एक चाइना का एक्सपेंशनिज्म दर्शाता है। पहले हमें कोई डर नहीं था हमारे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के अंदर, क्योंकि तिब्बत वाज टू फ्रेंडली फॉर अस, ठीक है। बट तिब्बत को हटाकर अब चाइना वहां पर आ गया है, तो ये हमारे लिए एक खतरे की घड़ी बन गई है, ठीक है। तो ये कहते हैं, देखिए हिमालयास हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और फ्रेंडली रिलेशन तिब्बत के साथ भी थे। पर चाइना अब डिवाइडेड रहा नहीं है। चाइना एक
जो है यूनाइटेड और स्ट्रांग हो गया है और तिब्बत बिल्कुल डिसअपेयर हो गया है और उसकी जगह चाइना ने ले ली है। तो अभी हमारी जो बाउंड्रीज है वो चाइना से हो गई है और इस कारण से हमें नॉर्थ और हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा वल्नरेबल हो गया है। तो इस तरह की बातें जब इन्होंने कहा, इन्होंने ये भी कहा कि देखिए चाइना जो है कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और इस कम्युनिज्म आइडियोलॉजी के पर्दे के पीछे वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज को बढ़ा रहे हैं। 1950s में ये सब बातें करना दैट इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है, कि ये कितनी इनकी जो सटीक सोच थी सरदार पटेल की, ये सब चीजें इसके अंदर बताते हैं। इसके आगे ये बोलते हैं देखिए कम्युनिस्ट इंपेरियलिज्म चाइना अपना फैला रहा है, ठीक है, कम्युनिज्म के नाम पे इंपेरियलिज्म फैला रहा है और ये एक आइडियोलॉजिकल डायमेंशन के अंदर चल रहे हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, वेस्टर्न कंट्रीज ने जो साम्राज्यवाद फैलाया वो तो कोई आइडियोलॉजिकल डायमेंशन नहीं था उसका, ठीक है, वो तो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के अंदर कमर्शियलाइजेशन के लिए, मर्केंटलिज्म के लिए, ये सब के लिए क्या कर रही थी, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए फैलाते। पर यहाँ पर आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन चल रहा है और ये 10 टाइम्स डेंजरस है। इस तरह से सरदार पटेल बोलते हैं ब्रिटिशर्स से 10 टाइम्स डेंजरस होते हैं, वेस्टर्न पावर से 10 टाइम्स डेंजरस है इनका इंपेरियलिज्म। तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर फोकस करके हमारे डिफेंस मेजर्स को नहीं लेना चाहिए, हमें इस तरह की कैलकुलेशन करनी चाहिए कि चाइना जो एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ आ रहा है वो हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को वल्नरेबल बना चुका है और उससे लड़ने के लिए हमें अपने डिफेंस मेजर्स को करना चाहिए। ये बातें सारी की सारी अगेन आई एम सेइंग 1950s के अंदर सरदार पटेल बोल रहे हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू की सोच कुछ और थी। चाइना के पर्सपेक्टिव से जवाहरलाल नेहरू ऐसे सोचते थे कि चाइना जो है, इंडिया और चाइना को मिलकर क्या करना है, विश्व गुरु बनना है, ठीक है, इंडिया और चाइना मिलकर क्या करेंगे, एशिया का रिसर्जेंस करेंगे, एक पथ प्रदर्शक बनेंगे पूरे वर्ल्ड के लिए। इस तरह से उन्होंने इसके अंदर समझा था और चाइना को एक तरह से जवाहरलाल नेहरू अगर हम देखें तो एक एल्डर ब्रदर अप्रोच रखते थे चाइना की तरफ कि ये बड़ा भाई है हमारा, हम दोनों को मिलकर बहुत सारे काम करने हैं, एशिया रिसर्जेंस करना है, पूरा जो वर्ल्ड है उसको लिए एक गुरु की तरह बनना है, पथ प्रदर्शक बनना है। इस तरह की बातें यहाँ पर करते थे जवाहरलाल नेहरू। और आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1954 28 अप्रैल 1954 को एक पंचशील एग्रीमेंट भी साइन करा था। उसके बाद से इनका आइडियलिज्म ज्यादा बढ़ गया था चाइना के प्रति वो सोचते थे कि हमने तो पंचशील एग्रीमेंट साइन कर रखा है चाइना के साथ, तो चाइना कभी हमारे साथ लड़ ही नहीं सकता, राइट। बट यहाँ पर आप देखेंगे 1950s के अंदर जो बोला गया था सरदार पटेल के द्वारा वो आगे जाके सत्य साबित होता है और 1962 के अंदर चाइना हमारे ऊपर अटैक कर देता है। और ये जो 1962 के ऊपर अटैक करा गया 8 सितंबर 1962 के ऊपर, ये एक तरह से ये दर्शाता है कि सरदार पटेल की जो सोच थी वो बिल्कुल सटीक थी चाइना के लिए। चाइना इस एक्सपेंशनिस्ट कंट्री था और एक दिन वो हम पे अटैक कर देगा, ये सरदार पटेल ने 1950s के अंदर ही प्रेडिक्ट कर लिया था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज टेल मी दैट आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, जिसके अंदर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत उन टॉपिक्स को हम लेकर आ रहे हैं जो कि टॉपिक्स के अंदर आपको मिथ्स होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, उन सबको समझाने के लिए सीरीज हम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।